Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education, गाजियाबाद। आज मैं जो है आपको जो लेक्चर देने वाली हूँ वो है आपका टेक्निक्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट, या हिंदी में आप बोल सकते हैं परीक्षण संपादन की तकनीक। देखिए, हमारे जो है दो तरह के एग्जाम हो सकते हैं, एक तो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, एक आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। अब हम जब इन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तो जिससे टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से हो तो उसकी जो है कुछ टेक्निक्स होती हैं। आज हम उन्हीं की दो टेक्निक डिस्कस करेंगे, एक तो सौहार्द और एक नकल रोकना। ठीक है, तो ये आपकी दो टेक्निक होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जरूर पूछी जाती हैं। तो आप सौहार्द सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, सौहार्द का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति हृदय से साथ होना। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जब कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक तो जो एग्जाम दे रहा है और एक जो एग्जाम ले रहा है। तो आपने देखा होगा जनरली बच्चों को क्या होता है, एग्जाम का बहुत फोबिया होता है। बहुत तो इतनी डर जाते हैं कि किसी किसी को तो फीवर तक भी हो जाता है, और बहुत से बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही वो कहते हैं हमारा तो दिमाग ही घूम गया था और हमें आता था आंसर, फिर भी हम जो है नहीं लिख पाए। तो बच्चे की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो बहुत से बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, बहुत से बहुत शर्मीले होते हैं। अगर टीचर उनको एग्जामिनेशन हॉल में हल्का सा भी देख रहा होता है तो उन्हें यही डर लगने लगता है कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर ली है। तो इस वजह से वो अपनी कंसंट्रेशन को जो है खो देते हैं। तो इसीलिए अच्छे से बच्चा टेस्ट करे, इसलिए जो टीचर है जो एग्जाम ले रहा है और जो एग्जाम दे रहा है, जो परीक्षार्थी है, उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा और मधुर सा संबंध होना चाहिए। तो इसी को आप बोलते हैं सौहार्द। तो सौहार्द इसीलिए होता है क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं होता है। बच्चों का एग्जाम अच्छे से हो, उनकी नॉलेज को हम पूरी अच्छी तरीके से देख सके, तो यही इसी का पर्पस होता है सौहार्द का। सौहार्द में क्या होता है कि टीचर जो है बच्चे से इतने प्यार से बात करता है कि बच्चे को लगता ही नहीं है कि हम एग्जामिनेशन देने आए हैं। तो उससे बच्चा बिल्कुल फ्री हो जाता है और बिल्कुल जो है कंसंट्रेशन से वो देता है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सौहार्द करने की विधियां क्या है, कैसे हम जो है बच्चों के साथ या परीक्षार्थी के साथ जो है जो टीचर है वो सौहार्द को इस्टेब्लिश कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो है उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखिए, बच्चा आपकी क्लास में बैठा हुआ है एग्जाम देने के लिए, अगर बाई चांस वो पेन उसका चलते चलते रुक गया तो एक टीचर तो वो उसे डांट देंगे, आप एग्जाम देने आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, आपको पेन भी नहीं पता है। बच्चा पहले से ही घबराया है, वो खुद ही घबरा रहा है कि मेरा पेन नहीं चल रहा है। और एक दूसरा टीचर भी हो सकता है, वो कहता है कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप मेरा पेन लो, उससे लिख दो। तो बच्चा क्या होगा, उससे जब सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होगा तो उसका दिल एकदम खुश हो जाएगा, और जैसे दिल खुश होगा वो बड़े कंसंट्रेशन से आराम से करेगा, क्योंकि उसे अब एग्जाम देते हुए कोई डर नहीं है। उसे पता है मेरे साथ कुछ भी होगा तो मेरा टीचर जो है मेरे साथ है। तो इसीलिए बच्चों के साथ बड़ा ही सिंपैथेटिक, बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है निकट का संबंध होना चाहिए। एक निकट का संबंध क्या होता है कि उन्हें ऐसे, अब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले क्या पूछते हैं, अच्छा आप कहाँ से आए हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके जो है भाई बहन क्या करते हैं, और आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है। इसका इंटरव्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चे के साथ जो परीक्षार्थी है उसके साथ थोड़ा सा निकट का संबंध है। जब प्यार से आप इन क्वेश्चनों को पूछते हैं तो जो परीक्षार्थी होता है उसे लगता है कि भाई ये बहुत ही अच्छे हैं और ये तो देखिए मेरे पर्सनल डिटेल भी ले रहे हैं, तो बच्चा खुल के बात करने लगता है। तो जो उसके दिमाग में है वो उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करता और बड़े कूलली और बड़े अच्छे ढंग से जो है आंसर देता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू से पहले, ये इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है दोनों के बीच में बहुत निकट का संबंध स्थापित हो जाए। फिर है आपका परीक्षार्थियों को भय और तनाव से मुक्त करना। देखिए, जब बच्चा घर में सारी तैयारी करके आता है, वो सुबह सुबह जगता है, फटाफट फटाफट सारा रिवीजन करता है। जो उसके मन में जब वो क्लास मतलब अपनी क्लास में एग्जाम देने के लिए आता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो उसको एक बार को तो ऐसा लगता है जैसे मैं सब चीज़ें भूल गया हूँ। आप लोगों के साथ भी जरूर होता होगा, जब आप एग्जाम देते होंगे तो आपको लगता होगा भाई कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं बिल्कुल। तो आपको इतना स्ट्रेस सा हो जाता है और बहुत डर लगने लगता है। बहुत से तो बार बार जो है पानी ही मंगवाते रहते हैं। लेकिन अगर टीचर जो वहाँ पे एग्जाम
एग्जामिनर है वो आपको बहुत अच्छे से जो है कहता है बच्चों आराम से करो, 3 घंटे का टाइम है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर इजी है, आप आराम से अटेम्प्ट करिए। जब वो इस तरह से करता है तो बच्चे का एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है कि वो भय और तनाव से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी सामने वाले को स्माइलिंग करते हुए देखते हैं या उसे बड़े प्यार से बात करते हुए देखते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिकली बिल्कुल शांत हो जाता है, आपका भय और तनाव बिल्कुल दूर हो जाता है। तो जब आप भय और तनाव के बिना एग्जाम देते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से एग्जाम देते हैं। फिर है आपका परीक्षण कक्ष का वातावरण शांत हो। देखिए जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाते हैं तो वहां पे जिस क्लास में आपका एग्जाम हो रहा है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। देखिए पिछले जमाने में आप देखते थे कि जो बच्चे थे गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। गुरुकुल क्या होते थे, शहरों से दूर होते थे और प्रकृति की छाया में हम उनको पढ़ाते थे। तो उससे क्या होते थे, बच्चे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन विद्यालय में आजकल तो शहरों के बीच वो सारे स्कूल होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है शोरगुल ये मस्ता रहता है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी होता है। तो इसी तरीके से जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है तो आपकी रिदम टूटती है। कभी कभी तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अगर बार बार आप डिस्टर्ब ही होते रहेंगे तो आपके क्या होगी, लिखने की स्पीड धीरे हो जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान भी बार बार जाएगा भाई वो क्या बोल रहा है या वो क्या बोल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि बहुत से टीचर जो होते हैं क्लास में जो है बड़े बोलते रहेंगे या किसी बच्चे को डांटेंगे तो बहुत तेज डांटेंगे, तो जो बच्चे बेचारे आराम से कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो टीचर को चाहिए कि क्लास में बिल्कुल शांत वातावरण बना के रखें जिससे बच्चे बिना उनकी रिदम खराब हुए आराम से एग्जाम दे सके। फिर नेक्स्ट है कक्ष निरीक्षकों को धैर्य एवं शांति से काम लेना चाहिए। देखिए जो भी आपका एग्जामिनर होता है, जो भी इन्विजिलेटर होता है, उसे बड़ी शांति और धैर्य से काम करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो उसे पहले तो उसे प्यार से ही बताना चाहिए कि आपको बोलना अलाउड नहीं है, नहीं तो आप जो है रेस्टिकेट हो जाएगी, आपकी कॉपी ले ली जाएगी। दूसरी बार फिर वही गलती दोहराता है तो फिर उसको जो है कॉपी ले लेनी चाहिए। तो इन्विजिलेटर को हमेशा बड़े शांति और धैर्य से लेना चाहिए, इससे बच्चों को जो है उनके मन में एक विश्वास आ जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। देखिए जब बच्चे मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हैं तो वो जो होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, वो सोचते हैं मैं अच्छा ही अच्छा लिख रहे हैं, माइंड में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है और लिखते कुछ और है। तो इससे क्या होगा, आपका जो वो परीक्षण कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत निकलेगा। तो आपको चाहिए कि आपको बिल्कुल ठीक आंसर देना है और इसके लिए इन्विजिलेटर को आपकी हेल्प करनी चाहिए। उन्हें पहले से बता देना चाहिए कि इसमें आपका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है कि आप अच्छे हो या बुरे हो, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो आपके दिल में जो है, जो आप सोचते हो वही आंसर करो, उस आंसर को मैनिपुलेट नहीं करो। तभी हम पता चलेगा आप ए कैटेगरी में आते हो, आप बी में आते हो और सी में आते हो। और ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसी हिसाब से आगे की हम टीचिंग आपको कराएंगे। तो इसलिए बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है आंसर करने चाहिए। लास्ट है उत्तर गोपनीय रखे जाएंगे। बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्योंकि बच्चों को लगेगा अगर हमने उसमें कुछ गलत बातें लिख दी और टीचर ने सबको बता दिया तो बच्चे तो हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो इसलिए इन्विजिलेटर को पहले ही बता देना चाहिए कि आप जो भी आंसर दे रहे हो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, हम आपके आंसर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी नहीं बताएंगे। तो बच्चा फिर जो है फ्रैंकली जो उसके दिल में होता है वही आंसर लिखता है, वो जैसा सोचता है वही लिखता है। तो इसी तरीके से उसका मूल्यांकन ठीक हो सकता है। तो आपको पहली विधि बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि सौहार्द किसे कहते हैं, मतलब इन्विजिलेटर और बच्चे में जो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए और उसकी तकनीकी क्या है। अब हम नेक्स्ट करेंगे नकल। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगी नकल का अर्थ क्या है। ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को ही पता होगा नकल क्या है। आपने भी जिंदगी के कभी ना कभी किसी एग्जाम में थोड़ी बहुत नकल करने की तो जरूर कोशिश की होगी। देखिए नकल में क्या होता है कि या तो आप अपने फ्रेंड से कुछ पूछ रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, या उसकी कॉपी में से चेक करके कुछ लिख रहे हो, या फिर अपनी तरफ से आप कोई फर्रे बना के लेके आ रहे हो, उन फर्रों को देख के लिख रहे हो। तो ये कहलाता है आपका नकल। नकल क्लियर हो गया। आप अपने साथ अपने फर्रे बना के भी लेके आ सकते हो और आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो। कभी कभी तो आप ऐसे इशारों से करके पूछ लेते हो भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। कभी कभी आप उसकी कॉपी में भी अपने बराबर वाले की झांक लेते हो। तो ये सब जो है नकल कहलाते हैं कि आप दूसरे की कॉपी से चीटिंग करके लिख रहे हो या आपने फर्रे बना के लेके आए हो उसमें से चीटिंग करके लिख रहे हो। तो ये था आपका नकल का अर्थ।
अब हम बताएंगे नकल रोकने का उद्देश्य क्या है। हम नकल को क्यों रोकते हैं? बच्चों को नकल करने तो हमारा क्या जा रहा है, पास हो जाएंगे, हमारा क्या जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि नकल रोकने का मुख्य उद्देश्य है कि जो आप परीक्षा ले रहे हो उस परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। क्योंकि अगर कोई नकल से पास हो गया तो एक बार तो पास हो जाएगा, बाकी तो आगे की क्लासों में रुक जाएगा। तो इसलिए उस बच्चे को यही नहीं पता चलेगा मैं कहाँ ठहरता हूँ, मेरी स्टैंडिंग क्या है और मुझे कितना पढ़ना है। तो इन्हीं वजह से जो है नकल को जरूर रोकना चाहिए। तो नकल रोकने की सबसे पहला इसका पॉइंट है परीक्षार्थियों की योग्यता का ठीक से मापन करना। देखिए क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं और बहुत से एवरेज बच्चे भी हैं। अगर एवरेज बच्चा फर्रा बना के लिख के सारा लिख देगा तो हम तो सोचेंगे ये भी इंटेलिजेंट है, हम उस पर फिर आगे से ध्यान ही नहीं देंगे, हम तो सोचेंगे भाई ये अच्छा है, हम जो पढ़ा रहे हैं सब समझ में आ रहा है। तो इसलिए उनकी योग्यताओं का हम ठीक ठीक आकलन नहीं कर सकते अगर वो नकल करके पास होता है। अगर वो नकल करके अच्छे नंबर से पास नहीं होता तो हमें पता चल जाता है भाई बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, तो हमें इसे एक्स्ट्रा क्लासेस देने की भी जरूरत होती है। तो इससे बच्चे का ही फायदा होता है। दूसरा पॉइंट है सही सही मूल्यांकन करना। देखिए इससे हमें जो है ठीक मूल्यांकन करते हैं, हमें बच्चों की कैटेगरी बनाते हैं जनरली, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी। ए में जो होता है जो अच्छी बुद्धि के होते हैं, बी में जो मध्यम बुद्धि के होते हैं, सी में जो निम्न बुद्धि के होते हैं। फिर हम उसी हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, इसी हिसाब से उन्हें टीचिंग करते हैं जिस हिसाब से उनका मूल्यांकन होता है। तो ये बच्चों के बेनिफिट में जाएगी। क्योंकि जिनकी उच्च बुद्धि है वो तो हम 30 बच्चे इकट्ठे पढ़ाएंगे तो भी पढ़ लेंगे, लेकिन जिनकी निम्न बुद्धि है उन्हें टीचर क्या सोचता है वो इंडिविजुअली बताए, जिससे बच्चे को एक एक चीज बताऊंगा तो बच्चे को डर भी नहीं लगेगा, उसे ये भी नहीं लगेगा कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, और वो बिना संकोच के हर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप नकल नहीं करेंगे और आपका सही सही मूल्यांकन होगा। फिर नेक्स्ट है सही सही वर्गीकरण करना। अगर अब हमसे कहा जाता है बच्चों का वर्गीकरण करिए, तो बच्चों का वर्गीकरण भी यही होता है भाई कौन बहुत अच्छा है, कौन एवरेज है और कौन जो है बिलो एवरेज है, कौन सा अबव एवरेज है। तो ये परीक्षा में उनके मार्क्स के बेसिस पे किया जाता है। लेकिन अगर बच्चे नकल से पास हो जाएंगे तो आपको तो सारे बच्चे बराबर लगेंगे, इसीलिए नकल जरूर रोकनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है उनकी वास्तविक योग्यता के अनुसार शैक्षिक निर्देश देना। देखिए जब मूल्यांकन में हमें ये पता चल जाएगा ये बच्चा एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो उसी हिसाब से हम उनको जो है निर्देश भी देंगे। हम उनके पेरेंट्स को बुलवाएंगे, हम कहेंगे भाई बच्चा अगर 1 घंटा घर में पढ़ता है तो अब आप उसे 2 घंटे पढ़ाइए, या आप कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी जो है स्कूल में कंडक्ट करेंगे। तो इससे बच्चे को जो है अच्छे निर्देश और डायरेक्शन मिलती है। फिर है उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करना। अब इससे क्या होता है, अब डिफरेंट कैटेगरी में बच्चे होंगे, वो तभी होंगे जब आप नकल को रोक लेंगे। तो अगर आपको पता है कि भाई ये एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं, अगर कहीं बाहर कोई कंपटीशन होता है तो आप उन्हीं बच्चों को वहाँ पे भेजोगे जिससे हमारे कॉलेज का नाम हो। तो इस तरह से जब आपको चयन करना होता है तो वो भी तभी होता है जब आपका सही मूल्यांकन हो। और सही मूल्यांकन कब होगा? जब बच्चे चीटिंग करके पास नहीं होंगे बल्कि अपनी मेहनत के बल पे पास होते हैं। अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ये बताती है कि नकल रोकने की विधि क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमें परीक्षार्थियों की बैठने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो दूर दूर बैठे। जब वो दूर दूर बैठेंगे तो चीटिंग कर ही नहीं पाएंगे। फिर होता है कि उनको 4 क्वेश्चन पेपर जो है दिए जाने चाहिए। उनको 4 सेट जो है इस तरीके से दिए जाने चाहिए कि पहले को अलग, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग, जिससे वो आपस में जो है चीटिंग। तो सेकंड मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें आपके 4 सेट दिए जाते हैं, 4 सेट क्वेश्चन पेपर के बनाए जाते हैं। तो जो पहला बच्चा है उसे ए सेट मिलेगा, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। तो इसलिए बच्चा पीछे अगर देख के चीटिंग करना चाहेगा तो वो चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसके क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। फिर थर्ड होता है कि अगर आपने उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं? क्वेश्चन पेपर को। अगर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें भी आप जो है आपस में क्रम बदल के भी जो है 4 सेट बना सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन वही होंगे सारे, लेकिन आप उनके जो है सेट चेंज कर देंगे क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से अब आप बहुत आराम से कर सकते हैं और उनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं, वो अपने कोड बना लेते हैं। वो कहते हैं भाई क्वेश्चन फर्स्ट, इसका आंसर क्या है, तो वो अपने आप बता देते हैं जो आंसर दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हर एक के सेट आपने 4 सेट बनाए,
अब किसी के में तो वो क्वेश्चन फर्स्ट होगा, किसी के में वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो किसी के में क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो आप फर्स्ट का आंसर जिससे पूछ रहे हो सकता है उसका कोई और क्वेश्चन हो फर्स्ट, तो इस तरीके से वो गड़बड़ कर देंगे बच्चे। तो इसीलिए आप नकल रोकने के लिए उनके जो सीरियल नंबर है उन्हें भी चेंज कर सकते हो। फिर आता है आपका जो इन्विजिलेटर है, वो अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करें। देखिए जो इन्विजिलेटर होता है, बच्चे तो बैठे हुए होते हैं, तो जो इन्विजिलेटर होता है उन्हें ये चाहिए कि वो आपस में राउंड लेते रहे। जब वो राउंड लेते रहेंगे तो बच्चों में डर रहेगा कि टीचर हमें देख रहा है, हमें चीटिंग नहीं करनी है। अगर टीचर जो है राउंड ना लेके एक ही तरफ चेयर पे बैठ जाएंगे और अपनी गॉसिपिंग में लग जाएंगे तो बच्चे तो फिर चीटिंग करते ही रहेंगे। तो इसीलिए इन्विजिलेटर को बड़ी ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। अगर वो ऑनेस्टली ड्यूटी पूरी करते तो बच्चे कभी भी चीटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है, किसी भी एग्जामिनेशन क्लास में 40 से ज़्यादा परीक्षार्थी नहीं होने चाहिए और कम से कम 2 इन्विजिलेटर होने चाहिए। देखिए जब जरूरत से ज़्यादा बच्चे बैठे होंगे, आपके 50 या 100 बच्चे बैठे होंगे, तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 40 बच्चे जो है एक क्लास में एग्जाम दें और उनके ऊपर जो है 2 इन्विजिलेटर होने चाहिए। 20 बच्चों पे एक इन्विजिलेटर और 20 बच्चों पे एक इन्विजिलेटर। तो वो फिर आराम से जो है अपनी इन्विजिलेशन ड्यूटी जो है कर सकते हैं और बच्चों को भी चीटिंग करने से रोक सकते हैं। फिर आपका लास्ट है आपका कि एक जो है आपका फ्लाइंग स्क्वाड होना चाहिए, जिसे बोलते हैं विशेष निरीक्षण दल। तो फ्लाइंग स्क्वाड से क्या होता है आपका कि टीचर तो दे ही रहा है, फ्लाइंग स्क्वाड कभी भी किसी भी क्लास में आ सकता है और एकदम से चेकिंग कर सकता है। तो इससे फायदा क्या होता है, जो इन्विजिलेटर है वो भी अपनी ड्यूटी में अलर्ट रहते हैं, क्योंकि अगर फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ लिया कि वो गॉसिपिंग कर रहे हैं या बच्चा चीटिंग कर रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उनके अगेंस्ट भी जो इन्विजिलेटर है एक्शन हो सकता है। और जो बच्चे हैं उनके मन में भी डर होता है कि अगर फ्लाइंग स्क्वाड ने हमारे को पकड़ लिया तो हमारी कॉपी बिल्कुल छीनी जाएगी, हम बिल्कुल रेस्ट्रिकेट हो ही जाएंगे। तो इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड से टीचर के मन में भी डर होता है और बच्चों के मन में भी डर होता है। तो ये थे आपके पॉइंट सारे कि हम नकल को कैसे रोक सकते हैं। और एक है दंड तो अंतिम उपाय है ही। अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, अगर हम उसे पनिशमेंट देते हैं कि भाई आपको फेल कर देंगे या आप ये वाली क्लास जो है अगले साल अपीयर करेंगे, तो बच्चों को उसका भी डर होता है। तो ये भी एक जो है नकल रोकने का साधन होता है। तो मैंने अब आपको बता दिए नकल किसे कहते हैं, नकल रोकने की आपकी जरूरत क्यों पड़ती है और नकल रोकने की विधियां क्या होती है। नकल रोकने की मेन विधियों में यही आता है, दूर दूर बिठाओ, 40 बच्चे एक क्लास में हो, 2 इन्विजिलेटर होने चाहिए, फ्लाइंग स्क्वाड होना चाहिए, इन्विजिलेटर अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से पूरी करे और बच्चा फिर भी ना माने तो उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये टेस्ट कंडक्टिंग की 2 विधियां मैंने आज आपको बता दी, एक सोहार और एक नकल। एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है तो आप इसे आराम से करिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड को शेयर करना भी मत भूलिए। जैसे मैं आपकी बेनिफिट के लिए ये लेक्चर ले रही हूँ तो आप भी अपने दूसरे फ्रेंड्स की हेल्प करिए, क्योंकि नॉलेज आप जितना बांटते हैं उतनी ही वो बढ़ती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।